हाँ सर, स्टार्टेड। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, चलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। हाँ, अच्छा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना हम लोग लास्ट वीक कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। वहाँ पर ना दो थ्योरी था, एक आपका पेकिंग ऑर्डर थ्योरी और बेसिकली ट्रेड ऑफ थ्योरी। ये दोनों में बातचीत लास्ट वीक में कर रहा था। मुझे लगा था कि कैपिटल बजटिंग स्टार्ट कर दूंगा, बट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आज स्टार्ट कर लेते हैं। आज कोई कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं करेंगे, सीधा कैपिटल बजटिंग। इसका एक दूसरा नाम ही है। दूसरा नाम मैंने बेसिकली इसको कैपिटल बजटिंग कहना या इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्यों ऐसा नाम क्यों है, वाई। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज वेल एज नोन एज कैपिटल बजटिंग। ये देखो क्यों मैं ऐसा नाम यूज कर रहा हूँ। एक ही चैप्टर का दो दो नाम, सर नाम दो नहीं है, नाम एक ही है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक फॉलो करना पड़ता है। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि मेन टेक्निक जो है वो कैपिटल बजटिंग है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कई बार हम लोग कैपिटल बजटिंग भी बोल के याद कर लेते हैं। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये बेसिकली कब जरूरत होता है, क्यों जरूरत होता है। एक बात, जो लोग फर्स्ट टाइम फाइनेंस पढ़ रहे हो, एक चीज समझ लो सर, कि अकाउंटेंसी जहाँ खत्म होता है फाइनेंस वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो कि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि पहले फाइनेंस करने का कोशिश करते हैं। पहले अकाउंट्स करेंगे कि पहले फाइनेंस करेंगे। স্টার্ট করব हाँ, আগে ফিনান্সিং নিয়েগুলো ফান্ডামেন্টাল ইনফর্ম নিতে হবে, তার উপর বেস করে না ট্রানজাকশনস হবে, তার উপর বেস করে অ্যাকাউন্টস ফর্ম। थैंक यू सर। तो बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन समझने लायक था। फाइनेंस का दो तरह का यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास, मैं अगर मान के चला कि आपके पास फाइनेंस का जुगाड़ नहीं है, से फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई पापा से लेके कर रहा है, तो क्या पापा से लेके बिजनेस करना फाइनेंस नहीं होता? पापा को लौटाना नहीं पड़ेगा? नहीं, घर का चीजें बोल के बस खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में कुछ हो ना हो, एक चीज होना चाहिए, उसको कहते हैं खुददारी। क्या होना चाहिए? खुददारी। खुददार समझते हो? खुददारी का मतलब ये होता है कि अगर जैसे जिसको नॉर्मली कहा जाता है कि भाई जिनसे पैसा लिया उसको लौटाना पड़ेगा। जो बंदा ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाता, वो बिजनेस कैसे बिल्ड करे? बैंक से लोन लेते हो, लौटाना है कि नहीं है ना? इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिए हैं, कैपिटल यूज किया, तो इक्विटी को रिटर्न देना है कि नहीं देना? समझ में आ रहा है? ये लोग कितना फाइनेंस किया है, फिर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर रिटर्न का आशा करे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अरे चलो सर, पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कुछ ऐसे भी चीजें हैं जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। ठीक है, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है सर। कि जैसे कोई बिजनेस बिजनेस में जब पैसा लगाने के बारे में सोचता है, पहले तो वो जुगाड़ करने के बारे में सोचता है। फाइनेंस शब्द का मतलब ही होता है जुगाड़। ये जो फाइनेंस शब्द है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में फाइनेंस फाइनेंस करते रहते हैं, इसको देसी भाषा में बोले तो जुगाड़ ही होगा सर। क्या है ना, हमें बिजनेस करने के लिए जुगाड़ चाहिए। जुगाड़ माने पैसा। ठीक है, आपको कैपिटल चाहिए, आपको मशीनरीज चाहिए, जो भी आप काम करोगे आपको जुगाड़ करना। ये जुगाड़ करने का टेक्निक कोई फाइनेंस है। कहाँ से आएगा 5 लाख, कहाँ से आएगा 5 करोड़, कहाँ से आएगा 500 करोड़? अलग अलग बिजनेस का अलग अलग नीड होता है। ठीक है,
तो जो जितना बड़ा बिजनेस को ग्रो करना चाहेगा उसका नीड उतना बड़ा होता है। से फॉर एग्जांपल जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज होता है उसका नीड और हाई फाई होता है। से फॉर एग्जांपल कितना कंपनीज देखो मार्केट में आईपीओ लाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये देखो, ये देखो कितना सारा कंपनीज आईपीओ लाने के लिए चालू हो चुका है। रिसेंटली कुछ कंपनीज लिस्टेड हुआ, डिजिट डिजिट का 23 तारीख इसका लिस्टिंग होने वाला है। ऑलरेडी 258 टू 72 करके एक एक शेयर का दाम रखा। अनुष्का शर्मा विराट कोहली का एडवर्टाइजमेंट में चलता है, उनका इन्वेस्टमेंट भी है ना, ऐसे चिल्लाते हैं डू द डिजिट 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 इंश्योरेंस, देखा है आप लोग, ठीक है। ये देखो सर, ये क्या कर रहे हैं, 258 272 प्राइस बैंड कहते हैं इसको। मिनिमम 55 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रखा था। और ये था प्रोस्पेक्टस जो हम लोग कंपनीज एक्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। रिसेंटली मैं कंपनीज एक्ट में डिस्कस कर भी रहा था, ओरिजिनल कंपनीज सेक्शन 32 को पूरा, ठीक है। किताब से क्या पढ़ना है, रियल में देखो, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी कुछ पैसा मांग रहा है, कितना पैसा मांग रहा है ये देखो, 1125 करोड़, 2614 करोड़ पब्लिक ऑफर 2614 करोड़, उसमें से फ्रेश इक्विटी है वो 1125 करोड़। और बाकी जो है 1489 ये है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। क्या होता है ऑफर फॉर सेल, क्या होता है ओएफएस, क्या होता है? बाईबैक, बाईबैक Cut rate। शेयर होल्डर्स। बाईबैक नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर छोड़ के निकल जाएगा। लास्ट दिन कंपनीज एक्ट के क्लास में ही बात हो रहा था रे, हेलो, सब साइलेंट कहे हो, बात नहीं कर रहे थे, चलो ठीक है सब। हाँ मैंने, नहीं सर, थोड़ा सा मैंने, कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट। कॉन्सेप्ट ये है कि मानो कि ये कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने जा रहा है। इतना दिन से कंपनी प्राइवेटली लीड कर रहा था। अब ये 2614 करोड़ का इसका जरूरत पड़ा है। 2614 करोड़ माने 2614 करोड़ का जो इसका जरूरत है, ये इसको फाइनेंस करना है। कैसे करेगा? आईपीओ के थ्रू से करेगा। इट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। ये किस तरह का फाइनेंसिंग है? इक्विटी फाइनेंसिंग है। अब ये 2614 करोड़ वो मार्केट से इसलिए रेज करना चाहता है, इसमें 1125 करोड़ उसके बिजनेस के फ्रेश पैसा होगा। ये पैसा वो बिजनेस में लगाएगा। इसका कैपिटल बजटिंग ऑलरेडी कर चुका है, तभी वो 1125 करोड़ का हिसाब बताया है कि क्योंकि 1125 करोड़ इन्वेस्ट करके वो कितना रिटर्न कमा सकता है, उसका एक बजट है उसका, जिसके लिए हम लोग ये कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमें ये सिखाते हैं कि ये हमें अगर फ्रेश इशू माने बेसिकली कैपिटल फाइनेंस करना है तो फिर फाइनेंस को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ। सर ये रिटर्न का रिटर्न का चीजें, रिटर्न कैलकुलेशन का जो पॉइंट है, तो স্যার এর জন্য যে একটা এস্টিমেশন করা হয় কত ইনভেস্ট করবে, ऑब्वियसली। সেইটা স্যার কিভাবে ঠিক করেন? ওটা মানে একটা লামসাম এক নিজের থেকে একটা नहीं, क्यों क्यों अपना आइडिया के लिए तो ऊपर थोड़ी होता है सर, आइडिया कैसे करोगे? इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट, कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितना बड़ा दुकान खोलेगा। सपोज तेरा एक शॉप है, ठीक है, दमदम में, ठीक है। अब तू चाहता है कि तेरा सिमिलर काइंड ऑफ शॉप दमदम छोड़ के कोलकाता के और भी कुछ इंपॉर्टेंट टाउन मैंने लोकेलिटीज पे हो। लाइक तू चाहता है कि एक जेसर रोड में खोल दे, लेक टाउन मांगुर में। एक चाहता है कि तू केष्टपुर में खोल दे, है ना। एक तू सोच रहा है कि न्यू टाउन में भी आजकल बहुत ग्रोथ है, न्यू टाउन में खोल देंगे। तो अगर तेरे को 4 शोरूम खोलना है या 4 आउटलेट लगाना है, तो 4 आउटलेट का बजट और 2 आउटलेट का बजट या एक आउटलेट का बजट सेम थोड़ी होगा। ये फुल्ली डिपेंड करता है कि तुम कितना कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में कंट्रोलिंग कितना है, कि तुम एक दुकान चला सकते हो कि 2 दुकान चला सकते हो, ठीक है। तुम्हारा बिजनेस तुमको कितना परमिट करता है, तुम्हारा बिजनेस तुमको कितना परमिट करता है, क्योंकि उतना पैसा भी तो होना चाहिए, उतना पैसा भी तो होना चाहिए, एक तो कैपिटल होना चाहिए। और मैंने देखो, कोई से फॉर एग्जाम्पल ये तो इक्विटी फाइनेंसिंग है। अब डिजिट इंश्योरेंस कंपनी इक्विटी फाइनेंस कर रहा है। अगर ये इक्विटी की जगह बैंक के पास जाता, तो बैंक उसका बिजनेस वैल्यूएशन करके उसको लोन देता। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ रहे थे कि उसको लोन कैपिटल चाहिए कि ओन कैपिटल चाहिए। इक्विटी कैपिटल माने ओन कैपिटल, और लोन कैपिटल माने पराया धन, माने दूसरे का पैसा, ठीक है, दूसरे का पैसा। तो दूसरे का पैसा, हाँ, डिवेंचर लोन एटसेट्रा, ठीक है। वो दूसरे लोग आपको क्या कर रहे हैं? लोन दे रहा है। तो वो तुमको जब लोन देगा तुम्हारे वैल्यूएशंस पे देगा। लेकिन क्या है ना, कई बार बैंक वाले क्या है ना, वैल्यूएशंस वो अपने मर्जी से करता है कि ठीक ठाक रिटर्न नहीं मिलेगा तो तुमको वो प्रॉपर लोन नहीं देना चाहता।
ऐसे केसेस में तुम इक्विटी फाइनेंस कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी फाइनेंस में क्या है कि शेयर होल्डर, जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर है, उसको बिजनेस के बारे में एक फील आता है कि नहीं ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर मैं डिजिट जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करूं, इसका बिजनेस मॉडल तो सेम इंश्योरेंस कंपनीज की तरह ही है जैसे बाकी इंश्योरेंस कंपनी काम करता है, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हिटिंग पॉइंट्स है वो है विराट कोहली का एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, क्योंकि इसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। ये इस पर्टिकुलर बिजनेस के प्रति लोगों को एक अलग तरीके से अट्रैक्ट करता है। ये एक अट्रैक्शन का एक पॉइंट है, क्योंकि जो कंपनी विराट कोहली को हायर कर सकता है, जो अभी वन ऑफ दी माने बिगेस्ट ब्रांड वैल्यू वाला एक ब्रांड एम्बेसडर है, तो ऑब्वियसली बिजनेस के पास पैसा होने से ही कर सकता है, अदरवाइज कर पाना बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब देखता है लोग। चलो सर, अभी विराट कोहली पे बात नहीं करेंगे, मैं आपको जो बता रहा हूँ ऑफर फॉर सेल क्या होता है, तुम पूछ रहे थे, मैं बता देता हूँ आपको। ऑफर फॉर सेल होता है कि जो पुराना शेयर होल्डर है बिजनेस पे, अगर तुम इसका प्रोस्पेक्टस ओपन करोगे, वहां पर पूरा डिटेल्स में लिख के दिया है। ये क्लास हम लोग कंपनी लॉ के क्लास में यही बात लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, कि जो ऑलरेडी पुराना शेयर होल्डर है, वो जब मार्केट में, जैसे प्रोमोटर जो कंपनी बनाया था 2015-16 के आसपास ये कंपनी स्टार्टिंग हुआ था, तो 2016 के टाइम पे जो भी शेयर होल्डर बिजनेस को बनाया था, वो एक एक शेयर लिया था 200 टका, कितना 40 टका समथिंग, 40 रुपीज। और अभी मार्केट में ये दाम बता रहा है अप्रोक्स 250 समथिंग। ठीक है, तो प्रोमोटर को 40 का शेयर 250 में बिक के वो निकलेगा। ऑलरेडी लिस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कल लिस्टिंग होगा, परसों। ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो लिस्टिंग बन जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि ये कितने दाम पे मार्केट में आ रहा है, पैसा उड़ गया होगा। तो पुराना शेयर होल्डर जो पहले से बिजनेस में शेयर होल्ड करके रखा था, उनको निकलने का मौका मिलेगा। बात समझ में आ रहा है सर, वो प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि वो आज 7 साल से 8 साल से बिजनेस में लगा हुआ है, वो निकलेगा, उनके लिए इतना अमाउंट चाहिए उनको। अगर मार्केट में ये पैसा उनको मिल जाता है, तो पुराना शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा और वो एंजॉय करेगा। लेकिन अगर नहीं मिले तो, और क्या, बाबा जी का ठुल्लू, नहीं मिले तो लॉस, फिर बाद में सोचेगा, फिर बिजनेस पे ध्यान देगा, अगर बिजनेस बाद में मौका दिया तो बाद में देगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आते ही सब पैसा आ जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी हो, फिलहाल मैं आपको फाइनेंस में इसलिए बोला क्योंकि ये फाइनेंस कर रहा था। आपके पास ऑलवेज दो ऑप्शंस होते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग एंड लोन फाइनेंस। ठीक है, अब इक्विटी मैंने शेयर मार्केट में आ जाओ, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से भी कर सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से भी हो सकता है। जैसे मानो मेरा, हाँ हाँ, वेंचर कैपिटल जैसे शार्क टैंक में होता है ना, क्या हर कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थोड़ी है सर, हर कोई तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो फिर अगर हर कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो फिर वो लोग कैसे मार्केट से पैसा निकालेगा। तो उसका भी मार्केट में प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं, जैसे मिनिमम दो मैक्सिमम 200 मेंबरशिप होता है, उसी मेंबर के अंदर जो जितना शेयर होल्डिंग करना चाहता है, ओवरऑल कैपिटल। मार्केट में कितना बड़ा बड़ा बिजनेस है प्राइवेट शेयर होल्डिंग में चलता है, जो पब्लिकली लिस्टेड नहीं है। और पब्लिकली लिस्टेड ना होने से हम लोग मार्केट का शेयर परचेज नहीं, ओपन मार्केट में मिलता नहीं है, वो सब ब्लॉक डील होता है। समझ में आ रहा है सर? चलो ठीक है, ये सब बात आपको धीरे धीरे और मैं समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझो कि बिजनेस को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस को बड़ा करने का सोचना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, तो क्या पता इन फ्यूचर कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो थोड़ा और नीचे चले जाए। इसलिए ऑलवेज एक हल्का हल्का इन्वेस्टमेंट डिसीजन समय के साथ साथ करना चाहिए, रिमॉडलिंग करना चाहिए। तो बिजनेस में हमेशा ऐसा नीड होता रहता है, छोटा नीड हो या बड़ा नीड, कभी कभी थमना भी पड़ता है, कभी कभी थोड़ा सा थम जाना भी अच्छा होता है। तो ये सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए कुछ टेक्निक आता है। टेक्निक मैंने इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक। जिसमें देखो पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, दीज आर दी पॉपुलर टेक्निक। सर आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, सर यही सब टेक्निक उठा के क्वेश्चन करेगा। टेक्निक से पहले तो आपको टेक्निक पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ के आपको पूछेगा भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली बोल देगा पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो, कभी कभी कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन देख के समझना चाहिए कि आपको क्या करना है। इसमें से सबसे बेस्ट माना जाता है एनपीवी को। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एनपीवी करने के लिए एनफ है, तो फिर आप एनपीवी कैलकुलेशन कर लेना। सर ये सब बात मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करो,
नोट लिखना स्टार्ट करो। नोट बने, कोई थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्ट लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, क्योंकि यही हम लोगों का फाइनेंस पढ़ने का तरीका है। फाइनेंस ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। सब कोई कॉपी रेडी कर लिया रे, ऑनलाइन वाले? पढ़ते पढ़ते और बताते हैं, बहुत कुछ बता दो। हेडिंग कर लो सर, कैपिटल बजटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग, ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही ये वर्ड आ रहा है। कैपिटल बजटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बिजनेस एक एक प्रोजेक्ट लेता है और उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है, सिंपल तरीके से समझो। क्या लिखा है? बेसिक प्रिंसिपल फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। बिजनेस में दो तरह का फ्लो होता है, एक आउटफ्लो और एक इनफ्लो। पैसा डालना जो होता है उसको बोलते हैं आउटफ्लो करना, और बदले में जो रिटर्न आता है उसे कहते हैं इनफ्लो करना। इसके बीच में बैलेंस करना ही कैपिटल बजटिंग का मेन तरीका है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग इन स्पेशल केसेस, इसमें बाद में आते हैं। चलो स्टार्ट करते ही, स्पेशल बातों में नहीं जाना। कैपिटल बजटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है सर। इसमें एक काम करो, एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिख लो पहले, इंट्रो। ठीक है, बेसिकली सर क्या छोटा मोटा हर एक बिजनेस कैपिटल बजटिंग फॉलो कर सकता है? सर ऐसे तो कहीं पर तो मना नहीं है, ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू फॉलो कैपेज प्रोसेस। बट ज्यादातर केस में ऐसा कॉन्सेप्ट बड़ा बिजनेस ही फॉलो करता है, माने जिनका बिजनेस में कैपिटल आउटफ्लो लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, तो लिखना सर, कैपिटल बजटिंग डील्स विथ, कैपिटल बजटिंग deals with long term investment decision, long term investment decisions. Capital budgeting deals with long term investment decisions. These decisions, these decisions involves the huge amount of, this decision involves a huge amount of investment and irreversible. माने पैसा तो डाल देंगे, बट उसके बाद पैसा वापस नहीं ले सकते। माने निकल गया तो निकल गया, इरिवर्सिबल। तो जब कोई पैसा निकल जाता है उसके बाद उसको मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। ज्यादातर लोग इसीलिए तो बिजनेस करने से डरते हैं, क्योंकि पैसा जब निकल जाएगा कैसे उसको वापस आना है, लाना है, और ज्यादा रिटर्न के साथ लाना है। इसी में आधे से ज्यादा लोग चैलेंज फेस कर लेता है और बिजनेस करने से डर जाता है। सो दे इन्वॉल्व सिग्निफिकेंस amount of risk, significance, significant amount of risk and proper forecasting, forecast। चैप्टर के नाम में ही बहुत कुछ है, क्योंकि पूरा काम ही पहले फोरकास्टिंग का है। जो अच्छा फोरकास्ट कर लिया वो बना लिया, फोरकास्ट करने में जो फेलियर रह गया वो प्रॉब्लम में आ गई। इज इन्वॉल्व, क्या लिखोगे? इन्वॉल्व। ठीक है, प्रॉपर फोकस्टिंग इज। सर इसमें चलो नेक्स्ट पैरा चेंज करो, द स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग।
स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग, क्या क्या स्टेप्स इसमें मेनली फॉलो होता है? कॉन्सेप्चुअल पार्ट में जा रहा है सर। द स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग आर captured by the word passage, by the word passage। पैसिव माने, चलो लिखो पैसिव। पैसिव ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये बेसिकली एक नहीं, ये कोई लैंग्वेज ही नहीं, एब्रिविएशन, शॉर्ट नाम, ठीक है। पी फॉर प्लानिंग, ये मैंने हम लोग ऐसे ही नॉर्मल रेडी करते हैं याद रखने के लिए, एक मतलब है। हाँ, एक्रोनिम जैसे अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। पी फॉर प्लानिंग, ए फॉर एनालिसिस। अच्छा, प्लानिंग में लिखो, देखो प्लानिंग में क्या लिखोगे? जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज, जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज किसी भी बिजनेस का पहला पार्ट है, ठीक है। आइडिया क्रिएट कर, कि तुम्हारे पास कुछ आइडिया है कुछ करने का। केला बेचने का आइडिया है तो केला ही बेचो, ठीक है। अंगूर बेचने का आइडिया है तो अंगूर ही बेचो, नारियल बेचने का आइडिया है तो नारियल बेचो, जो बेचना है। जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज एंड इट्स प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग करना पड़ता है और उसको एकदम ए टू जेड समझना पड़ता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। नेक्स्ट आ जाएगा सर एनालिसिस। क्या आ जाएगा? एनालिसिस। एनालिसिस पे लिखो, एनालिसिस पे 4-5 पॉइंट आ जाते हैं। देखो, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिसिस, है ना। बिजनेस करने से नहीं होता है, मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट एरिया है ना। मार्केटिंग गड़बड़ तो फिर बिजनेस कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। टेक्निकल एनालिसिस एंड लास्ट में लिखो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट। क्या मतलब हो सकता है सोशल कॉस्ट बेनिफिट का? समाज के हित के लिए जो CSR, सोसाइटी को क्या बेनिफिट करना चाहिए? ऐसे चलो तुम्हारे মানে एग्जांपल কোনো देते हैं। হ্যালো हाँ बोल बोल, হ্যালো चलो अंकिता, हाँ बोलो बोलो। বলছিলাম ওই আমরা যে কোনো কাজ করছি সেইটা হচ্ছে সোসাইটিতে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে কতখানি বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে সেইটাকেই হচ্ছে সোশ্যাল কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস বলছে। লাইক হচ্ছে এই টাটা যে হচ্ছে এত যে হচ্ছে কিছু বানিয়েছে তো তার ফলে হচ্ছে সামাজিক ভাবে হচ্ছে কি কি হচ্ছে বেনিফিট পাচ্ছে। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस माने बेसिक, जैसे टाटा का ही एग्जांपल उसने उठाया, मैं भी टाटा का ही बात करने जा रहा था। तो बेसिकली, ঠিক বলেছি? हाँ हाँ वेरी गुड सर, बट थोड़ा मैं ऐड ऑन करूंगा। यू आर राइट सर। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का थोड़ा सिंपल मतलब मैं बताता हूँ। ऐसे एक बिजनेस सिर्फ अपने लिए नहीं आता है, वो समाज के लिए भी उसको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है सर, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर तुमसे तुम्हारा वाला प्रोडक्ट ही क्यों खरीदेगा? अगर सिमिलर प्रोडक्ट पहले से मार्केट में अवेलेबल है तो उसको क्यों नहीं लेगा? तो क्या तुम कोई स्पेशल बेनिफिट दे सकते हो? जैसे एग्जांपल के रूप में मैं एक चीज बताता हूँ, चलो टाटा बिरला अंबानी का एग्जांपल छोड़ो, सिंपल कुछ बात करते हैं। आजकल फैन आया ना सर, अच्छा एसी, फैन एसी दोनों में भी बोल सकता हूँ। देखो एसी में क्या लिखा है? इन्वर्टर लिखा है ना सर। इस इन्वर्टर से क्या लेना देना? आजकल तुम दुकान में जाओगे एसी खरीदने, मैंने अगर दुकानदार के पास 10 स्टॉक होगा तो 10 में से 8 एसी या 9 एसी इन्वर्टर ही होगा। एक आध एसी नॉन इन्वर्टर का अगर तुमको मिल जाए किस्मत से, इवन और 2-3 साल बाद नॉन इन्वर्टर एसी मिलना बंद हो जाएगा।
क्यों? नहीं सर, ইলেকট্রিসিটি বিল বেশি আসে। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होता है नॉन इन्वर्टर में, ठीक है, बहुत ज्यादा यूनिट कॉस्ट हो जाता है, ये आधा कर देगा पूरा इन्वर्टर एसी। इसके अंदर इन्वर्टर नहीं है रे बाबा, ऐसा नहीं कि लाइन चला जाने से इन्वर्टर पे चलेगा। इन्वर्टर एसी का मतलब ये नहीं है। इन्वर्टर एसी का मतलब है कि उसके अंदर एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जिसके तहत वो लाइट करंट को एक सर्टेन, जैसे वो उसके अंदर कॉम्प्रेसर रहता है। ऐसे मेरे को इंजीनियरिंग का नॉलेज इतना है नहीं, फिर भी मैं जितना समझाऊं उसका मतलब है कि कॉम्प्रेसर रहता है एसी के अंदर, और वो कॉम्प्रेसर ऑल टाइम अगर रन करता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा करता है। इन्वर्टर के थ्रू से क्या करेगा, वो बार बार करंट कंजम्पशन नहीं करता है, एक सर्टेन टाइम में लेने के बाद वो चुप हो जाता है। फिर जब तक कंप्रेसर वो चुप हो गया मैंने एक सर्टेन पॉइंट पे छोड़ देगा और वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं करता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है उस पर बचत होता है। जैसे देखना, जब गर्मी गिरता है और सब लोग एसी चलाना चालू कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाता है, होता है ना। अगर सबके घर में इन्वर्टर एसी हो जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोग इन्वर्टर एसी खरीदना नहीं चाहता, क्यों जानते हो? क्योंकि इन्वर्टर एसी का जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर एक मदरबोर्ड जैसा एक चीज होता है, उसको पीसीबी बोर्ड बोलते हैं। वो पीसीबी बोर्ड का अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए, वो ठीक नहीं होता, तो तुम्हारा पूरा का पूरा एसी बेकार हो जाता है मैक्सिमम केस में। इसलिए बहुत सारे लोग इन्वर्टर एसी लेना पसंद नहीं करते। सर आपने क्यों ले लिया? क्वेश्चन, सर ये कंपनी मेरे को 5 साल का वारंटी दिया है पीसीबी बोर्ड पे, तभी मैंने लिया, नहीं तो मैं नहीं लेता। क्योंकि स्टेबिलाईजर मैंने अलग से लगाया, बार बार इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएट होता है बोल के। नाउ पॉइंट इज कि अगर आप एक इन्वर्टर एसी मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो तुम्हारे एक दिमाग में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि क्योंकि इन्वर्टर एसी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कम करेगा, तो यहाँ पर सोसाइटी को बेनिफिट भी है और तुम्हारा प्रोडक्ट भी मार्केट में कॉम्पेटिटिवली बिकने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। माने तुम्हारे पास एक सेल करने का एक स्पेशल रीजन हो जाता है, और सोसाइटी को भी बेनिफिट है, गवर्नमेंट भी आपको प्रमोट करेगा। जैसे आजकल फैन में एक नया फैन का मॉडल आया है, बीएलडीसी फैन। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये फैन बीएलडीसी नहीं है, मैंने अपने रूम में एक बीएलडीसी फैन लगाया। कंपनी क्लेम करता है कि बीएलडीसी नॉर्मल फैन का जो वाट रहता है 60 वाट 70 वाट का फैन चलता है, बीएलडीसी फैन 28 वाट में पूरा फैन को सेम स्पीड में चला देता है। हर कंपनी नहीं, बीएलडीसी टेक्नोलॉजी का नाम है, ठीक है। मैंने लिया एक नया कंपनी है, थोड़ा महंगा दाम ले लिया, एटोम बार, हाँ ठीक है, उसका मैंने एक लिया, उसका थोड़ा देखने में सुंदर था, मैं बोला चलो हाँ थोड़ा डिफरेंट है, हाँ। तो बीएलडीसी फैन ना व्हाट इज, मैं यहाँ पर बीएलडीसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल फैन तो इतना दिन से चल रहा था, तो अचानक से बीएलडीसी कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा तो कोल का यूज कम होगा, कोल का यूज कम होगा तो हम लोगों का जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें कॉस्टिंग सरकार का कम पड़ेगा, हमें कोल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली हम लोग पैसा बचा सकते हैं, और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा चीज कितना चीजों को कनेक्ट कर सकता है, आप जस्ट इमेजिन करो, ठीक है। तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये भी देखना आजकल जरूरी हो जाता है। तो फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये सभी प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो प्लानिंग हो जाता है, एनालिसिस हो जाता है, नेक्स्ट में आ जाता है सर, चलो देखो सिलेक्शन, ये अनदर इम्पोर्टेंट है। सब कुछ चेक कर लिए, सिलेक्शन करना है ना प्रोजेक्ट को, सिलेक्शन का दूसरा नाम है अप्रेजल। कैपिटल बजटिंग या फाइनेंशियल वर्ड में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं अप्रेजल। क्या क्या यूज करते हैं सर? अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है सिलेक्शन। अच्छा, फिर एक पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन, है ना, पैसिव का आई, इम्प्लीमेंटेशन, मैंने सिलेक्ट तो कर लिए, अब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करो। ज्यादातर केस में तो लोग प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद और आगे ही नहीं बढ़ पाता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सोच सोच में ही जिंदगी खत्म, ठीक है, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, ठीक है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिना इम्प्लीमेंटेशन का जिंदगी आगे बढ़ेगा क्या? इसलिए ना स्टार्टिंग में अगर कोई स्टार्टअप स्टार्टअप बहुत लोग चिल्लाते हैं, स्टार्टअप करने से पहले सेम चीज का थोड़ा छोटा मोटा वर्जन करके दिखाओ, फिर स्टार्टअप का बड़ा वर्जन करना, ठीक है।
ये मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने अगर तुम चाहते हो तो मार्केट में बड़ा सा कोई एक तेल का फैक्ट्री बनाना चाहते हो, तो पहले नॉर्मल ना लोकल मार्केट से लूज तेल पाइकारी रेट में खरीद के, होलसेल रेट में खरीद के, उसको पैकेजिंग करके मार्केट में बेच के देखो कि तुम्हारा प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी खोल लेना। मैंने पहले ही फैक्ट्री खोलना है, ज्यादातर केस में किसी ना आई वांट टू बी इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, एंड आई वांट टू बी इंडस्ट्रियलिस्ट बोल के पहली बार मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल लिया। अरे भाई इतना बड़ा फैक्ट्री खोलेगा, उसको चलाएगा, फिर वहां से प्रोडक्ट निकलेगा, एट द एंड ऑफ द डे काम एक ही है, सेल करना है। चाहे चाहे फैक्ट्री कितना बड़ा बना लो सर, सेल करना है। लेकिन तुम फैक्ट्री बनाने से पहले थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन को नॉर्मल सर्वे पर्पस के लिए मार्केट से लूज तेल परचेस करना, किसी किसी दूसरे फैक्ट्री से लेता, फिर उसको पैकेजिंग करता, पैकेजिंग करके थोड़ा देखता लोकल एरिया में कि कितना चल पा रहा है, तुम कितना उसको मैनेज कर पा रहे हो। इसमें क्या होता है, तुम्हारा एक आइडिया होता है, फिर धीरे धीरे तुम्हारा जैसे मार्केट बनता है, अब तुम अपना फैक्ट्री बनाओ। पहले तुम दूसरों से लेके पैकेजिंग करके करते थे, अब तुम खुद का फैक्ट्री बनाओगे। एग्जाम्पल के रूप में अमन गुप्ता का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो इज अमन गुप्ता, वो बोर्ड का मालिक, ही इज ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, बट चार्टर्ड का दिमाग लगाया, बिल्कुल लगाया, ठीक है, बट उससे भी बड़ा मार्केटिंग का दिमाग लगाया। चाइना से प्रोडक्ट लाया, ठीक है, यहाँ पर बस अपना छाप लगाया, सिंपल मतलब यही है ना, छाप लगाए बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अपना ब्रांड का छाप बनाया, वोट, और फिर बेचा। उससे पहले वो कहाँ काम करता था? हाँ, आईटी से, आईटी तो ऐसे देखो काम तो बहुत जगह में किया है, पर बोर्ड बनाने के पीछे का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिला उसको? जेबीएल, जेबीएल, जेबीएल तो बोर्ड का बाप है, इन सिंपल कहा जाए तो जेबीएल में वो बेसिकली काम करता था। और जेबीएल में काम करते करते उसके दिमाग में ये चीज क्लिक हुआ कि क्यों ना हम लोग इंडियन वर्जन वाला एक बना दे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट जब किया, रॉ मटेरियल तो इधर था नहीं, सारा टेक्नोलॉजी इंडिया का, तो मैंने क्या बताया सर, हम लोग बस डिग्री लेते हैं, काम का कुछ नहीं करते, ठीक है। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब चाइना से प्रोडक्ट आ जाएगा, उसमें वो छाप लगाया और चालू किया। लेकिन रिसेंटली वो लोग इंडिया में भी R&D स्टार्ट कर दिए, और इंडिया में भी रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है, और इवन मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है। वेरी फ्यू पार्ट्स वो अभी चाइना से लाता है, मैक्सिमम चीजें वो इंडिया में ही बना लेता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक दिन में हो गया क्या? एक दिन में नहीं हुआ, 10 15 साल 20 साल लग गया होगा, और प्रॉफिटेबल भी बना है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स, इसलिए स्टार्टअप स्टार्टअप चिल्लाने से नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत है सर, तो सिलेक्शन या अप्रेजल, इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट में आ जाता है रिव्यू। जो भी कर रहे हो एक बार वापस देखो क्या करने जा रहे हो, है ना। तो ये है कैपिटल बजटिंग टेक्निक का एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो भाई, ये है, ये जो मैं आपको भी दे रहा हूँ, ये बेसिकली माइंड मैप दे रहा हूँ कि आप जो पढ़ोगे, जो चैप्टर है, उस चैप्टर का एक माइंड मैप होना चाहिए ना दिमाग में। क्या पढ़ रहे हो? नहीं, कुछ मैथ्स करा देते हैं, जैसे चाहे तो 4 मैथ्स करा दूं, चैप्टर खत्म। लेकिन इससे आपका कैलकुलेशन तो शायद 2 4 हो जाएगा, लेकिन किस चीज का कैलकुलेशन, क्यों कैलकुलेशन, कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं सर, मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व है मैथ का, क्या फर्क पड़ता है सारा क्वेश्चन सॉल्व करके? अगर क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा घुमा दिया, तुम भी वहां पर घूमते रह जाओगे। चलो नेक्स्ट, वी डिवाइड आवर डिस्कशन ऑन कैप बज। मैं बार बार कैपिटल बजटिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वी डिवाइड आवर डिस्कशंस ऑन कैपिटल बजटिंग इनटू 3 पार्ट्स, इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में हम लोग इसको बांटेंगे। पार्ट 1 जो कि अप्रेजल के बारे में बात करता है, मैंने सिलेक्शन। पार्ट 2 जो कि जनरेशन ऑफ कैश फ्लो के बारे में बात करता है, जनरेशन ऑफ कैश फ्लो। एंड पार्ट 3 स्पेशल डिसीजन सिचुएशन, बाद में बात करते हैं। जो एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में आपको थ्योरेटिकली दिखा रहा था इंस्टीट्यूट मैथ से, वही लिखा है सर, स्पेशल डिसीजन सिचुएशन, ठीक है। तो ये स्पेशल डिसीजन सिचुएशंस में बाद में आते हैं सर, पहले ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को थोड़ा निपटा लेते हैं, समय लगेगा। लिख लिया ना? अरे
लिखा ना पार्ट 1। चलो सर पार्ट 1 में क्या बताओगे? अब प्रोजेक्ट के थ्रू से समझाने का कोशिश करेंगे। बेसिकली अभी कैलकुलेशन स्टार्ट मैंने एरिया स्टार्ट कर लेंगे सर। हेडिंग कर दो अप्रेजल और सिलेक्शन क्राइटेरिया। अप्रेजल और सिलेक्शन क्राइटेरिया 1। A project will be defined as a huge outflow of funds followed by a stream of future cash inflows followed by future cash inflows। लिख रहा है ना सब कोई? ठीक है। A project will be defined as a huge outflow of funds followed by a stream of future cash inflows। किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग पहले जब पैसा लगाते हैं तो पहले पैसा का आउटफ्लो होता है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें इनफ्लो होता है। ठीक है, कितना बिजनेस में आपको दिखाऊं जिसमें पैसा तो बहुत लगाया गया लेकिन इनफ्लो अभी भी उस हिसाब से चालू नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में आपको कुछ हाँ जोमेटो को दिखा सकते हैं सर, वही मैं जोमेटो ही दिखाने के लिए खोल रहा था। ठीक है, जोमेटो जो कि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर चुका है। ठीक है, नहीं रिसेंट क्वार्टर में प्रॉफिट किया, रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट आया उसका प्रॉफिटेबल हुआ सर, और आते ही शेयर का ग्रोथ भी हुआ। जैसे ही क्वार्टर रिजल्ट आया ना तो थोड़ा सा ग्रोथ दिया है, ये देखो सर, हल्का सा देख पा रहे हैं? ये देखो 14 में 186 में चल रहा था, वहां से देखो 194 ऑलमोस्ट 194, 8% 9% गैप दे दिया। ट्रेड लिया था तो हम लोग क्लास में, ठीक है सुबह का मार्केट स्टॉक मार्केट क्लास चलता है ना, तो उसमें जैसे ही जोमेटो का क्वार्टर रिजल्ट आने वाला था फिर इवनिंग को न्यूज आया, मैंने इवनिंग को ग्रुप में डाला, फिर लग रहा है इसका आ सकता है। सुबह 8:30 बजते ही सब मैसेज कर रहे हैं सर क्या लग रहा है? अभी मेरे को तो लग रहा है प्रॉफिटेबल होगा और ट्रेड ले ले 8। मैं सोचा था 4-5% तो मिल ही जाएगा, बट ये थोड़ा ज्यादा ही दे दिया। ठीक है, चलो फाइनेंस में चलते हैं। इसका यहाँ पर आपको अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में आपको कैपिटल का पता चल जाएगा। देखो टोटल इक्विटी, कितना इक्विटी है इसके पास? रिसेंट इक्विटी बता रहे 19,453 करोड़ माने 19,453, और लाइबिलिटी माने लोन को लेके, ठीक है, माने टोटल ऑलमोस्ट 21,598 करोड़ का इक्विटी प्लस लाइबिलिटी है। इतना पैसा मार्केट में डाल के रखा है कहीं ना कहीं। सर एसेट है क्या? सर एसेट बता रहा है मोटा मोटी करेंट एसेट है 10,000 करोड़ के आसपास, और नॉन करेंट 10,831, नॉन करेंट एसेट्स है 767 करोड़। तो देखो बैलेंस शीट तो मैच कर ही जाएगा, लेकिन मैं कहने का मेरा मतलब इतना था कि ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। और अगर आप इसका इनकम सिचुएशंस देखो तो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक का डेटा जो बता रहा है वो ये, सॉरी कहाँ चला गया, ओके सर, 2023 में 971 करोड़ का लॉस था, 22 में 1208 करोड़ का लॉस था। अर्निंग पर शेयर देखो 2.49, 1.21। प्रीवियसली जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे ना कैपिटल स्ट्रक्चर लेवरेज, उसमें एक्चुअली यही सब कैलकुलेशन सिखाया जाता है। डोंट वरी, सिखा दूंगा आप लोगों को। ये देखो यहाँ पर नेट इनकम देखो 351 करोड़ पॉजिटिव, देख पा रहे सर 2024 का। ए भाई जान ना इधर से, टी में यूज कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम करता है। प्रो में जाओ 351 करोड़ देख रहा है। अर्निंग पर शेयर देखो पॉजिटिव हुआ है 0.41, देख पा रहे हैं सर। टोटल रेवेन्यू इस साल का 12,961 करोड़, एबिटा 889 करोड़, बाकी पीबीआईटी आ गया 363, वहां से इंटरेस्ट दिया सर लोन का, इंटरेस्ट देने के बाद 291 और पीबीटी हुआ, और ओवरऑल नेट इनकम आ गया इसका 351 करोड़ कुछ एडजस्टमेंट के साथ, क्योंकि ये एक्सट्रैक्टेड है, सब चीज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ये बता देता है। कहीं ना कहीं टाइम लगा सर, बिजनेस में पॉजिटिव कैश फ्लो होने के लिए टाइम लगा।
2018 में देखो, ये देखो 2017 में 19,000 करोड़ का नेगेटिव में है, मैंने 19,318, बाप रे बाप। ठीक है, देखो नेट इनकम देखो 585 करोड़ का नेगेटिव, 103, 964 बढ़ गया 2367, मैंने आप जितना जाओगे, कितना समय लगा इसको, अब जाके पॉजिटिव हुआ है, 300 करोड़ कमा पाया। 10-15 साल हो गया, ऑलमोस्ट 10-12 साल तो हो ही गया। 2011-12 से ऑलमोस्ट चल रहा है, धीरे 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 स्प्रेड किया है, 8-10, हाँ ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स, अब जाके पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं। बड़ा बिजनेस है, टाइम लगेगा, न्यू मॉडल है, ठीक है, इसका मार्केटिंग में बहुत खर्चा हो जाता है, ठीक है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में काफी खर्चा हो जाता है, टेक टाइम। तो वही सब चीज एक्चुअली ये हम लोग कैपिटल बजटिंग में अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे क्या कर सकता है कंपनी, कैसे मैनेज कर सकता है कंपनी। चलो, 10 कंसिडर अ 3 ईयर प्रोजेक्ट। कितने साल का प्रोजेक्ट? 3 ईयर का, ज्यादा नहीं, 3 ईयर प्रोजेक्ट लेंगे, 3 साल का प्रोजेक्ट लेंगे, whose projected आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। आफ्टर टैक्स मैंने टैक्स देने के बाद, गवर्नमेंट का टैक्स पे कर दिया, उसके बाद कितना कैश फ्लो कर पा रहे हैं। प्रोजेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आर ईयर 0, 1, 2, 3, 3 साल, ठीक है। अच्छा, ईयर में यहाँ पर लिख दो एनसीएफ, एनसीएफ मैंने नेट कैश फ्लो। 0 में दे दो सर 800 नेगेटिव, 1 में दे दो 500 पॉजिटिव, 2 में दे दो 400 पॉजिटिव, एंड 3 में दे दो 600 पॉजिटिव, ठीक है। मैंने बेसिकली 800 नेगेटिव का मतलब क्या है, ये कैश आउटफ्लो है, दिस इज कैश आउटफ्लो। ये सभी रुपीज इन लैक्स कर दो सर, रुपीज इन लैक्स, 800 लाख, 500 लाख, 400 लाख, 600 लाख, ठीक है। तो आपने बिजनेस में 800 लाख लगाया, मैंने 8 करोड़ लगाया, फर्स्ट ईयर आपको रिटर्न मिला 500 करोड़ का, सेकेंड ईयर मिला 400 करोड़ का, थर्ड ईयर मिला 600 करोड़ का, सर तब तो प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए, जितना लगाया था उससे ज्यादा आ गया। सिंपल तरीका सर, ये 3 साल का डेटा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है जितना इजीली आप सोच रहे हो, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी भी मिसिंग है। ये सब चीज मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, फिर जाके आपको समझ में आएगा। मैंने आम आदमी तो यही सोचेगा 800 लगाया 1300 आ गया, मैंने बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बीच में बहुत सारा और भी चीजें हैं जो अभी आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू से समझाने जा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट को दिमाग में रखिएगा। देखो, लिखो, suppose the funding pattern, suppose the funding pattern of the project, मैंने आप जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो इज, मैंने फंडिंग पैटर्न, मैंने फंडिंग का मतलब फाइनेंस भी होता है ना, मैंने इसको फाइनेंसिंग भी बोल सकते हो, फाइनेंसिंग पैटर्न और फंडिंग पैटर्न। सपोज द फंडिंग पैटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज एज फॉलोज। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रियल में एग्जाम में क्वेश्चन भी कुछ पूछ सकता है और ओरिजिनल में डिफरेंट सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकता है। इक्विटी 400 लाख, कितना लिया, 400 लाख का इक्विटी, और लॉन्ग टर्म डेब्ट ये भी 400 लाख। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉट, 400 लाख का इक्विटी है, 400 लाख का डेब्ट है, यानी ये जो टोटल 800 लाख आपने फंडिंग किया ना, आउटफ्लो किया, उसमें 400 लाख इक्विटी से आया और बाकी 400 लाख डेब्ट से आया। समझ में आया बेटा? चलो, चलो बाय, ठीक है। आगे देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट, बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट की तरह ही मैं लिखा रहा हूँ आपको। टोटल इन्वेस्टमेंट बाय, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय लॉन्ग टर्म सोर्स 800 लाख, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म सोर्स में है, ठीक है। सपोज, सपोज इंटरेस्ट रेट
Suppose interest rate of long-term debt is 15%. मैंने आपने जो डेप्ट लिया, मैंने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट रेट बता रहा है 15%। मैंने जो लोन लिया उसके बदले में आपको 15, मैंने 100 में 15% देना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्ग टर्म डेप्ट इज 15%, एंड वी नो दैट tax is, sorry, interest is tax deductible. जानते हो सर? We know that it is tax deductible. It is tax deductible. ये सब बात भी हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर क्लास में थोड़ा सा बात किए थे। जिनको उस टाइम पे समझ में नहीं आया उनको यहाँ पर और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सर कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं? इसका सिंपल मतलब है, अगर आपके बिजनेस पे लोन है ना सर, और अगर आप लोन का इंटरेस्ट पे करते हो ना सर, तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। बोलो हाउ, कैसे? আগের দিনকে আমরা অঙ্ক করেছিলাম ওইটা তো ইবিআইটি। वेरी गुड सर। ठीक है, हाँ सर, लास्ट दिन भी हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन किए थे ना। ठीक है, वो उसी तरह का बात मैं कर रहा हूँ आपसे। देखो, ये जोमेटो का ही देख लो आप। जोमेटो, ये जो पीबीआईटी और पीबीटी, इसके बीच का गैप देखो क्या है। यहाँ पर 48 करोड़ का इंटरेस्ट भरा है, यहाँ पर 72 करोड़ का इंटरेस्ट भरा है। अगर ये इंटरेस्ट ना भरता, अच्छा ये इंटरेस्ट किसका है? लोन का है ना। अगर ये 72 करोड़ ना होता तो 360 से 72 माइनस होता, मैंने होके ये 291 हुआ है ना। अच्छा, फिर यहाँ से टैक्स दिया। देखो यहाँ पर एक्चुअली इसको टैक्स में रिफंड हो गया, इसलिए माइनस पे दिख रहा है। तो 60 रिफंड होने के बाद उसको 351 का प्रॉफिट दिख रहा है। नॉर्मली ये पॉजिटिव पे दिखना चाहिए था, बट कुछ रिफंड का उन्हें एक्स्ट्रा दिया हुआ था, रिफंड हो गया। ये सब कैलकुलेशंस करके ये माइनस पे दिख रहा है। नॉर्मली ये माइनस क्यों दिखेगा? नाउ पॉइंट इज, अगर ये 363 से 72 माइनस ना होता, तुम्हें पूरा 363 पे ही टैक्स देना पड़ता। नॉर्मली टैक्स रेट चलता है 30%, है ना इंडिया में। तो 363 करोड़ में 30% लगाते और 291 करोड़ में 30% लगाते, किसमें टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होता? 363 पे। तो आपके बिजनेस पे अगर लोन है और लोन का अगर इंटरेस्ट तो भरना ही है आपको, तो ये हमेशा आपको टैक्स क्या करता है? डिडक्ट करता है। जोमेटो का केस में हिसाब थोड़ा उल्टा इसलिए दिख रहा है, कुछ रिफंड वगैरह का इश्यूज है। कुछ और बिजनेस ले लेते हैं, भारतीय एयरटेल ले लो, सामने जो आया ले लिया सर, ये ऐसा मैटर नहीं है, समझना जरूरी है। हाँ ठीक है, देखो ना समझ जाएगा। पीबीटी नेट इनकम, पीबीटी इंटरेस्ट, देखो ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी या फिर ईबीआईटी जो भी बोलो। यहाँ से 35,000 करोड़ का 24 में इसने टोटल अर्निंग किया। इसमें से इंटरेस्ट देना है इसको 22,647 करोड़ का। 35,000 करोड़ में से 22,647 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट भरा है एयरटेल ने। इसका बहुत बड़ा लोन है। क्यों? ये जो 5G नेटवर्क बना रहा है ना, उसके लिए बहुत मार्केट से उसका डेब्ट है, और वो चुकाते चुकाते ये माथा खराब हो जा रहा है। फिर भी बहुत कोशिश करके पॉजिटिव हुआ है एयरटेल, इसलिए शेयर के दाम पे भी अच्छा असर पड़ा है। नहीं तो जियो आने के बाद एयरटेल का हालत बहुत खराब हो गया था। लास्ट 7-8 साल में बहुत मेहनत किया, मानना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया तो अभी भी जैसे मरियल की तरह हो हालत है उसका। रिसेंटली एफपीओ इशू किया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इशू किया, 10% शेयर बिक रहा था, 10 रुपीज। कुछ लोग मेरे को क्लास में पूछा सर क्या करें, हमने ले लो। क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया है, 10 का शेयर अगर आएगा, ब्रांड वैल्यू तो है कुछ, तो मर तो नहीं गया, तो 3-4% तो दे ही देगा। तो मैं सोचा था 13-14 देगा, 15-16 दे दिया। 10% का शेयर में 16%, मैंने सोच सकते हो कितना कमा लिया सब। रिसेंटली हुआ है। 16% एक्स्ट्रा। हाँ रिसेंटली हुआ है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले का बात कर, वोडाफोन आइडिया में। जो भी हो, फिलहाल आप देखो कि जैसे इसका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, अब इसका प्रॉफिट क्या चला गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,679 करोड़। अगर ये 22,647 करोड़ इसका ना रहता तो इसका 35,000 करोड़ में टैक्स होता। तो इसका टैक्स कितना है देखो,
5,212 करोड़ का टैक्स है। सरकार को 5,212 करोड़ का टैक्स देना पड़ा। लेकिन अगर ये ना होता, ये 22,000 करोड़ का इंटरेस्ट ना होता, तो ये टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता। लगाओ 35,000 करोड़ पे 30% लगाओ, पता लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना सर? सो इंटरेस्ट इज ऑलवेज टैक्स डिडक्टेबल। अगर आपका इसलिए लोन मैनेजेबल है तो लोन अच्छा है। इफ यू कैन मैनेज योर लोन कैपिटल देन इट्स ओके, इट विल गिव यू बेनिफिट। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग यही सब बात कर रहे थे। लेकिन नॉर्मली सर लोन मैनेजेबल कब हो पाता है? जब इकोनॉमी स्ट्रांग होता है। अगर इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जिसको हम लोग रिसेशन सिचुएशंस बोलते हैं, अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं चल रहा है, ग्रोथ नहीं इकोनॉमी में, तो आपका लोन बेकार हो जाएगा। माने आप तो दुकान खोल के बैठोगे लेकिन दुकान में प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। ऐसे हालत में आप लोन तो ले लोगे लेकिन लोन का रीपेमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए कब लोन ले रहे हो, किस सिचुएशंस पे ले रहे हो, कितना समय के लिए ले रहे हो, सब कुछ मायने रखता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट हाँ लेना पड़ेगा लेकिन मार्केट अगर रिसेशन में रहेगा, तुम कस्टमर एक्वायर तो पहले जैसा नहीं कर पाओगे, तो तुमको वेट करना पड़ेगा। প্রেশার থাকে যেটা ক্রেডিটার্সদের পর ऑब्वियसली रहेगा सर। সেই জিনিসটাকে সাস্টেন করার জন্য তো ইমিডিয়েট ডিসিশন तो उसका एक ही उपाय है सर, बिजनेस में ग्रोथ छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। बिजनेस का तरकीब ढूंढो, क्या करने से सेल हो पाएगा। कॉस्टिंग करो बैठे बैठे, सस्ता में प्रोडक्ट दो, सेल बढ़ाओ, कुछ तो करना है। दुकान बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। दुकान बंद करने से वो बंद ही हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस तरह से माथा पे हाथ दे के बैठ जाते हैं। लेकिन चला पाना ही इंपॉर्टेंट है। एयरटेल का हालत देखोगे, चलो दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा पीछे का रिकॉर्ड दिखाते हैं, ज्यादा नहीं। देखो 2020 का डेटा देखो, कितने का लॉस, 32,000 का लॉस। 2021 में देखो 15,000 करोड़ का लॉस। करोड़ सब 32,000 करोड़। कहाँ से रिकवर कर रहा है? उससे पहले अच्छा था ना सर। देखो 6,000 करोड़, 4,000 करोड़, 1,000 करोड़ लॉस होना चालू हो गया। एक्चुअली वो जियो आने से बाद देखो धीरे धीरे कैसे रिकवर किया। ऐसे এই লসগুলো তো স্যার আমরা একটা সার্টেন শেয়ার অফ পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট তো রিজার্ভেও দেখতে थे जनरल रिजर्वेशन टू कॉम्बैट विद दिस लॉस। हाँ ऑब्वियसली, तुम अगर तुम्हारे पास सिंपल बात है ना सर, अगर घर पे तुम्हारे पास जमा हुआ पैसा है, ये रिजर्व क्या है? बिजनेसमैन जो अकाउंट में हम लोग जनरल रिजर्व क्रिएट करो, जनरल रिजर्व क्रिएट करो पूरा माथा खराब करते हैं। घर पे माँ नहीं करते जनरल रिजर्व क्रिएट। सर माँ कैसे करते हैं? जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व ठीक है, माँ कैसे करते हैं जनरल रिजर्व क्रिएट? सर माँ का सिंपल कॉन्सेप्ट चलता है ना कि जैसे मानो अचानक से घर पे कोई आर्थिक परिस्थिति प्रॉब्लम होता है, लेकिन घर पे माँ के पास जमा हुआ पैसा है, तो उस सिचुएशंस में आपको हेल्प करता है। ये जो लड़की लोगों को शादी के टाइम पे गोल्ड वगैरह दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? भारत का जो पुराना कल्चर है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में आप उसको यूज कर पाओ। ठीक है, ये सब कोई ऐसे नहीं है, सजने धजने के लिए नहीं है। सजना धजना तो एक जस्ट बहाना है, इमरजेंसी के लिए ही मेन है। ठीक है, कब क्या दिन देखना पड़ता है कब किसी को, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स सर। ठीक है, चलो सर लिखो लिखो। अच्छा तो 800 लाख समझ में आ गया सर, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट बाय लॉन्ग टर्म सोर्स 800 लाख। सपोज इंटरेस्ट रेट फॉर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज 15% एंड वी नो दैट इट इज टैक्स डिडक्टिबल। सो इफ टैक्स रेट इज 40%, if tax rate is 40%, अगर सर टैक्स रेट 40% होगा तो मुझे बताओ कि उसका सिनेरियो क्या होगा। चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट टैक्स केडी। क्या बोलेंगे? पोस्ट टैक्स केडी। पोस्ट टैक्स केडी इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस टी। आई फॉर इंटरेस्ट, 1 बने, 1 इज फॉर ओवरऑल टोटल एंड टी फॉर टैक्स। ये फॉर्मूला जैसा है सर, ये एक्चुअली फॉर्मूला है, आई इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, तो मुझे बताओ सर, मैंने यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट कितना दिया? 15%। ठीक है, और क्योंकि मेरे को टैक्स डिडक्ट करने में हेल्प करता है, तो 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 40%। तो टैक्स रेट 40% बने 0.4। ठीक है, तो 15 इंटू 1 माइनस 0.4 करने से कितना आएगा? 15 इंटू 0.6 माने हो जाता है 9। थैंक यू सर। ठीक है,
मैंने कितना हो गया सर 9। तो 9 माने ये 9 होता है पोस्ट टैक्स केडी, माने टैक्स देने के बाद हमारा केडी का परसेंटेज कितना है। बात समझ में है सर? केडी का परसेंटेज बिफोर टैक्स कितना है 15%, बट आफ्टर टैक्स कितना है 9%। कॉस्ट ऑफ डेब्ट या कॉस्ट ऑफ लोन, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, जो भी सिचुएशन हो, ठीक है। तो इसमें आपको अगर टैक्स डिडक्शन मिलता है तो आप उसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट कर लेना। क्वेश्चन नॉर्मली आपको बोलेगा, क्वेश्चन अगर ना बोलेगा ना फिर भी करना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। वेट, अच्छा यहाँ पर और भी कुछ कॉन्सेप्ट लिखो। ये सब कॉन्सेप्ट के बिना एफएम सीखने का कोई मतलब नहीं है। वी नो दैट इक्विटी शेयर होल्डर equity shareholders have residual claim। residual claim माने समझते हो? equity shareholder have residual claim to the earnings and asset of the company। equity shareholders have residual claim to the earnings and asset of the company, so they take on higher risk, so they take on higher level of risk। इसका मतलब बता सकते हो कोई मुझे? इक्विटी शेयर होल्डर का रेसिडुअल क्लेम का क्या मतलब है? हाँ, ये अकाउंटेंसी में भी सिखाया जाता है, लॉ में भी सिखाया जाता है। क्या मतलब है रेसिडुअल क्लेम का? देखो একদম লাস্টে যে আর্নিং পার শেয়ারের উপর ইকুইটি শেয়ার হোল্ড করতে মানে রেসিডুয়াল তো ওটাই। यस यू आर ओके, यू आर राइट सर। मैंने बेसिकली लास्ट में जो पड़ा रहता है ईपीएस, वो इक्विटी शेयर का ही होता है ना। अगर बिजनेस का कुछ है नहीं, जैसे जोमेटो का हम लोग देख रहे थे अभी, जोमेटो का अर्निंग पर शेयर, जोमेटो का अर्निंग पर शेयर जब नेट इनकम जब नेगेटिव है तो ईपीएस भी तो नेगेटिव है। ईपीएस नेगेटिव का मतलब जिसने भी बिजनेस पे पैसा लगा के रखा, ठीक है, उसका ओवरऑल जो सिचुएशन है वो नेगेटिव है। हाँ, कोई बोलेगा नहीं सर मैंने 40 का शेयर लिया था, अभी 150 में चल रहा है तो मैं तो प्रॉफिट में हूँ। दैट्स अ कैपिटल गेन, दैट्स अ कैपिटल गेन। बिजनेस का सिचुएशन और कैपिटल गेन अलग चीज होता है। बिजनेस ओवरऑल ग्रोथ माने नेगेटिव में है और आपने कैपिटल गेन किया, दोनों चीज में फर्क है सर। आपने 40 टका में शेयर लिया था, अभी शेयर 150 में चल रहा है, मैंने आपने कैपिटल गेन कर लिया। लेकिन ओवर दिन तक नेगेटिव चलता जाए तो एक दिन आपका वो 150 का शेयर 0 में आ जाएगा। अभी जोमेटो जैसे बिजनेस मार्केट में ग्रोथ में है, न्यू मॉडल है, मार्केट में अभी भी बड़े बड़े इन्वेस्टर इन पे पैसा लगाते हैं। जब तक इसका पैसा का फ्लो आता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए इसको फाइनेंस मिलता है, तब तक इसका ग्रोथ बना रहेगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि इसके बिजनेस पे पैसा आना बंद हो गया तो फिर आपका जो कैपिटल गेन हुआ है ना, अगर आप निकल नहीं जाते तो वो कैपिटल गेन भी 0 हो जाएगा। शायद थोड़ा गहरा बात कर रहा हूँ लेकिन इतना भी कुछ टफ नहीं बोला मैंने, थोड़ा फील करने से समझ में आएगा। सर रेसिडुअल क्लेम का और एक मतलब होता है, माने सिंपल मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर को, माने ये बेसिकली रेसिडुअल क्लेम सिंपल है, कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है उसको पढ़ने से ही समझ में आता है। बिजनेस का पहला जो इनका बिजनेस चल रहा है इसका प्रमाण होता है उसका रेवेन्यू। फिर रेवेन्यू से वो क्या करता है, खर्चा माइनस करता है, खर्चा माइनस करके उसको मिलता है एबिट ईबीआई टीडीए। ईबीआई टीडीए का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, माने फिक्स एसेट्स एज वेल एज गुडविल पेटेंट कॉपीराइट का अगर कुछ भी डेप्रिसिएशन होगा। अमोर्टाइजेशन का डेप्रिसिएशन में फर्क क्या है? amortization intangible assets अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल्स का होता है सर। जैसे कि अगर बिजनेस का पुराना गुडविल है लेकिन अभी उतना गुडविल कम हो गया, ठीक है, तो जैसे इंटेंजिबल्स एक पेटेंट है, कोई फॉर्मूला उसके पास है लेकिन वो फॉर्मूला अभी पहले जैसे उतना डिमांडिंग नहीं है, तो उसका वैल्यू कम होने को अमोर्टाइज करने को बोलते हैं, ठीक है। और डेप्रिसिएशन होता है फिक्स एसेट्स का। टेंजिबल का होगा डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल का होगा
amortization, ठीक है। तो ये सब माइनस करने के बाद आपको मिलता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक ही बात हुआ। फिर वहां से हम लोग माइनस करते हैं अगर जो भी लोन है, ये सबसे पहला जो मार्केट में लोगों को जो फाइनेंस किया था उसका कॉस्ट। इसके बाद जो पड़ा रहेगा उसको बोलते हैं PBT, PBT से सरकार का हक आ जाता है, ठीक है, टैक्स एंड अदर आइटम्स, ये गवर्नमेंट लेता है। इसके बाद आपको नेट इनकम मिलता है। अच्छा, इसके बीच में भी टैक्स देने के बाद जो नेट इनकम आया, नेट इनकम के बाद अगर बिजनेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा डिविडेंड। इफ नो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज देयर, देन जो भी बचा रहेगा वो EPS का। तो ये जो रेसिडुअल क्लेम वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब है कि कंपनी का सारा कैलकुलेशंस करने के बाद लास्ट में जो पड़ा रहता है वो रहता है इक्विटी वाले का। अगर कुछ नहीं है तो इक्विटी का भी कुछ नहीं है। एंड मोर इंटरेस्टिंगली, जब एक कंपनी बंद होता है, लिक्विडेट होता है, जैसे कि बिग बाजार का सिचुएशन लिक्विडेशन में चला गया है ना, जेट एयरवेज लिक्विडेशन पे जा रहा है, ठीक है। तो जब एक कंपनी लिक्विडेशन में जाता है, तो लिक्विडेशन में जाने के टाइम पे सपोज एक कंपनी था वो लिक्विडेट हो रहा है, लिक्विडेट माने बंद हो जाना। तो लिक्विडेशन जब होता है तो कंपनी में ना कटोरा लेके लोग खड़ा होता है, ठीक है, हमको दे दो, हमको दे दो, जिसका जो भी कंपनी से बाकी रहेगा वो सब लाइन लगेगा कंपनी में, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये लोग कौन है? भूत, ठीक है। ये लोग कौन है? भूत। कौन सा भूत? ये है आपका लोन वाला भूत, माने जो लोन प्रोवाइडर है, ठीक है। लोन प्रोवाइडर और डेब्ट प्रोवाइडर, जो कंपनी को डेब्ट या लोन दिया था वो सबसे पहले लाइन पे लगेगा कि भाई हमारा इंटरेस्ट पहले दो, इनका हक सबसे पहले आता है। सेकंड में खड़ा हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड वाले, क्योंकि वो प्रेफर्ड है कंपेयर टू इक्विटी। सबसे लास्ट में आता है इक्विटी भूत। अगर कुछ बचा रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो फक्का, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो रेसिडुअल क्लेम का दोनों एंगल समझाया, बिजनेस चलते चलते एज वेल एज बिजनेस बंद होने के बाद भी। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। देखो सर, इतना रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है, ये सब दिमाग में स्टोर ऐसे ही करना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सो वी नो दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव रेसिडुअल क्लेम टू द अर्निंग्स एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी, सो दे टेक ऑन हायर लेवल ऑफ रिस्क। नो डाउट, जब भी वो किसी बिजनेस, जैसे हम लोग जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो रिस्की है ना, क्योंकि अगर बिजनेस का कुछ भी हालत खराब होता है, पहले तो लोन वाले, प्रेफरेंस वाले यही लोग लेके जाएगा, सरकार भी बीच में आ जाएगा, बाद में कुछ बचेगा तो हम लोगों को मिलेगा। इक्विटी शब्द का मतलब होता है ट्रू ओनरशिप। इक्विटी शब्द का मतलब होता है ट्रू ओनरशिप, और ट्रू ओनरशिप उसी को बोलते हैं जो दुख में भी है और सुख में भी। सिर्फ सुख में जो होता है वो ट्रू ओनर तो नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ गया सर? फिर बुझते पारছিস तो चलो। अच्छा, तो अभी आगे बढ़ो सर। आगे बढ़ने का मतलब है इसी में एक्चुअली कैलकुलेशंस में पहुंचेंगे। हेंस दे रिक्वायर्ड a higher rate of रिटर्न। किसको चाहिए हायर रेट ऑफ रिटर्न? किसको चाहिए? इक्विटी शेयर वाले को। इसीलिए हम लोग इक्विटी शेयर मार्केट में ज्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं अगर प्रॉपर रिस्क ठीक ठाक मैनेज हो। तो स्टॉक मार्केट आपको किसी भी बाकी एसेट से ज्यादा रिटर्न देता है, बैंक FD से ज्यादा, गोल्ड से ज्यादा, ठीक है, किसी भी एसेट क्लास से। अगर आप लास्ट 15 साल का निफ्टी का रिटर्न देखो तो एवरेज में 15 से 16% रिटर्न निफ्टी देता है। गोल्ड कितना दिया सर? सर 9-10% ऑन एन एवरेज। इन डेट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिटर्न तो कितनी भारी? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिटर्न तो सर बेसिक भारी। नॉर्मल गोल्ड इन्वेस्ट कर, हाँ ऑब्वियसली नॉर्मल गोल्ड से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ज्यादा अच्छा है। ऐसे रिसेंटली गोल्ड मार्केट में ऐसे रिटर्न बहुत अच्छा मिला है लास्ट एक महीने में। 76,000 का 67,000 का सोना 76,000 में चला गया। वो अलग बात है, वो कभी कभी एक आध केसेस होता है ड्यू टू वार सिचुएशंस एंड एवरीथिंग, वो अलग चीज है। लेकिन ओवरऑल जो एवरेज ग्रोथ है मैं उसके बारे में बात किया। तो इक्विटी में इसीलिए रिटर्न ज्यादा मांगता है क्योंकि इक्विटी को रिस्क ज्यादा लेना पड़ता है। मोर ओवर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर is considered to be
is considered to be an appropriation of profit. So it is not tax deductible. माने एक एक लाइन का ना मतलब है, मैंने फालतू में नहीं लिखा रहा हूं आप लोगों को. Equity shareholder is considered to be an appropriation of profit, so it is not tax deductible. Appropriation of profit क्यों बोला? Appropriation of profit क्यों बोला? After adjusting all the interest and taxes, है ना? सब कुछ एडजस्ट करने के बाद ही तो मिलता है. इवेंट टैक्स देने के बाद भी मिलता है इक्विटी वाले को, तो सब एडजस्ट हो गया ना, इसलिए बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. और क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो इसमें कोई टैक्स एडजस्टमेंट वगैरह नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल. डेब्ट के केस में क्या बोला था कि वो टैक्स डिडक्टिबल है. इसको और एक हिसाब से भी याद रख सकते हो कि जो इक्विटी वाले का जो बड़ा रहता है ना, ये पोस्ट टैक्स आइटम है. क्या है सर? पोस्ट टैक्स आइटम. ठीक है. और डेब्ट जो है ये है बिफोर टैक्स आइटम. याद रखिएगा, द बिफोर टैक्स आइटम एंड इट्स अ पोस्ट टैक्स या आफ्टर टैक्स आइटम. बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, इसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है. अभी आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, आप समझ जाओगे ये इतना सारा बात करने के पीछे का क्या रीजन है. चलो, सपोज क्वेश्चन, suppose cost of equity case KE equals to 24%. Suppose cost of equity equals to 24%. The WACC माने weighted average cost of capital. Thank you sir. लिख लो, फुल फॉर्म भी लिख लो, weighted average cost of capital. इसको प्यार से क्या बोलते हैं जानते हो? KC. ठीक है, प्यार से कहते हैं K सफिक्स में C, प्रीफिक्स में. तो weighted average cost of capital, that is also known as KC. KC is given by KC equals to WD into KD plus WE into KE. सर ये क्या है? सर ये फॉर्मूला है, वेट ऑफ डेब्ट इंटू कॉस्ट ऑफ डेब्ट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा. ऐसे क्वेश्चन तो ऑलरेडी चालू हो चुका है, आप मुझे बताओगे. ठीक है सर, हमने आपको जो प्रोजेक्ट दिया, जो गप्पे मारते मारते प्रोजेक्ट दिया, आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितने का था? 15% का, जिसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करके कितना आया था? 9% का. आपका इक्विटी कितने का है? अभी मैंने आपको गिवन किया 24% का. तो मुझे बताओ, जब मैं आपको पूछूंगा कि सर तो फिर अगर आप यहाँ पर डेब्ट का कॉस्ट भी जानते हो, इक्विटी का कॉस्ट भी जानते हो, तो क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल पाओगे? कितना होगा बोलो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC का. ऑब्वियसली, क्योंकि ऑलरेडी यू नो द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यू आल्सो नो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. So if you know cost of debt, if you know cost of equity, then what is your cost of capital? That is also known as WACC. कितना होगा? मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, वेट ऑफ डेब्ट इंटू कॉस्ट ऑफ डेब्ट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कैसे बताओगे? सॉल्व इट. सर ये WDWE का वेट का तो नहीं ना, वेट कैसे पता करोगे? इसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन गिवन था. इवन अच्छे. यस, प्रोजेक्ट में गिवन है. क्या है? ये 800 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 400 लाख, इक्विटी 400, डेब्ट 400. तो कितने इसका इक्वेशन क्या है? 400 into 9 प्लस 400. आप इसको 0.5 मान सकते हो ना. 400 है तो ओवरऑल टोटल की टोटल 1 है, तो टोटल 1 है तो ये 0.5 इक्वेशंस में डिस्ट्रीब्यूट है, तो 0.5 प्लस 0.5 1. सो ओवरऑल 1 है तो 0.5 इक्विटी, 0.5 इज डेब्ट. ठीक है. अब इसी चीज को अगर आप यहाँ पर डेब्ट मैंने वेट में डाल देते हो
तो 0.5 इंटू डेब्ट के लिए 9 लगा दो, और वेट ऑफ इक्विटी कितना है, अगेन 0.5, ठीक है 0.5 रेशियो है बाबा, रेशियो प्रोपोर्शंस, ठीक है 400 लाख है तो 0.5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है 0.5 इंटू, अच्छा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या करेंगे 24 करेंगे, तो मुझे बताओ कितना होगा 16.5 4.5 प्लस 12 16.5। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज सर ये मेरा क्या निकला केसी, ठीक है। एक सवाल है सर, यहाँ पर मैंने 9 क्यों लिया, मैं यहाँ पर 15 क्यों नहीं दिया? कॉस्ट ऑफ डेट 15% है और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 9% है। मेरा क्वेश्चन ही आप लोगों से है, बस टैक्स डिडक्टेबल है इसीलिए ले लेंगे। क्वेश्चन में आपको ऐसा केडी दे देगा, सुनो सुनो, क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा, केडी दे देगा, ठीक है केडी 15%, केई 24% एंड कैलकुलेट केसी, ठीक है। तो आप, तो फिर 9 के बारे में कुछ नहीं बोलेगा आपको, तो क्या करोगे आप, 15 ले लोगे तब? टैक्स डिडक्ट वी नो दैट इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, जस्ट इसी रीजंस पे करते हो। समझा देता हूँ, बचपन में आप लोग आवरली, सॉरी आवरली नहीं, वो घड़ी का सम्स नहीं करते थे, मिनट घंटा का, तो मानो कि सारा इंफॉर्मेशन मिनट पे होता था, ठीक है, और आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ता था, तो किसी ना किसी आइटम को तो आपको सेम तरफ से लेके आना पड़ता था। बिकॉज़ केसी था आफ्टर टैक्स आइटम केई था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये जो 24% है ये तो आफ्टर टैक्स आइटम है, ठीक है। तो एक आफ्टर टैक्स आइटम और एक बिफोर टैक्स आइटम, ये कैलकुलेशन कैसे संभव होगा? ये तो बेसिकली एक माने ऑब्जेक्टिव ही गलत हो जाएगा इसका, इसीलिए किसी एक को तुमको सेम काइंड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बिफोर माने पोस्ट टैक्स केडी को हम लोग आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब कोई बोलेगा कि सर क्यों हम लोग इक्विटी को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे? सर एक्चुअली इक्विटी तो बिफोर टैक्स में जाना ही एक गलत बात हो जाता है, क्योंकि वो तो है ही आफ्टर टैक्स आइटम, और क्योंकि एक चीज और है, क्योंकि डेब्ट टैक्स डिडक्ट करता है, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप आफ्टर टैक्स केडी ही निकाल लो अगर गिवन नहीं है तो। क्वेश्चन अगर आपको बोल देता है कि इट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड तो फिर डायरेक्टली ले लो, और अगर कैलकुलेटेड नहीं है और टैक्स का रेट दिया है तो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करो, इक्विटी के साथ कैलकुलेट करो और सीधा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, ठीक है। समझ में आया? इतना सारा बात करने का कारण समझ में आ रहा है ना सर? कोई मतलब नहीं था, सीधा बात कर सकते थे, लेकिन इतना सारा पॉइंट इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि कितना सारा चीज इसके अंदर छुपा रहता है। तो 16.5 का क्या मतलब होता है? चलो, this means that KC equals to 16.5% represents the minimum return, the minimum return required from this project, from this project। माने अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16.5%, माने ओवरऑल जो मार्केट से कैपिटल लिया गया ना, लोन प्लस इक्विटी मिला के, उसके हर 100 टका के पीछे 16.5 टका खर्चा हो रहा है। सिंपल मतलब है इसका, फॉर एवरी 100 रुपीज यू नीड टू पे 16.5 रुपीज टू द आउटसाइडर्स, और यू कैन से इक्विटी शेयर होल्डर एज वेल एज टू द लोन प्रोवाइडर, ठीक है। इनको आपको 16.5 रुपीज देना पड़ेगा फॉर एवरी 100 रुपीज। अगर आपको बिजनेस को सर्वाइव करवाना है तो इससे तो मैक्सिमम कमाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सर्वाइव योर बिजनेस, अगर आपको बिजनेस करके टिकना है तो कम से कम 18-19 टका तो कमाना पड़ेगा। 2-2.5 टका कमाओगे, सैलरी पे करोगे, ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ खाओगे और फिर घर कुछ लेके जाओगे, है ना। तो दैट इज द मीनिंग क्या है कि केसी इज द वेरी सिंपल थिंग। दिस मींस दैट केसी इक्वल्स टू 16.5% रिप्रेजेंट द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। माने जो भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे 16.5% से ज्यादा रिटर्न कमाना पड़ेगा, क्योंकि 800 लाख का जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर का, उससे बेहतर नहीं कर पाओगे तो फिर बिजनेस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है सर? द प्रोजेक्ट वुड बी, अच्छा तो क्या लिखोगे, दिस प्रोजेक्ट वुड वायबल ओनली
viable माने acceptable. Okay, the project would viable only if it is expected to generate, if it is expected to generate a post-tax return greater than KC equals to 16.5. 16.5 से आपको रिटर्न ज्यादा कमाना ही पड़ेगा पोस्ट टैक्स के भी। पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको 16.5 से कमाना ही पड़ेगा। कैसे कमा सकते हैं, चलो देखते हैं। अब आपको मैं एक सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ। तो 16.5 क्या हो गया सर, मेरा मिनिमम रिटर्न। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो हम केसी को ही मिनिमम रिटर्न मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि केसी तो गिवन है और आपको इतना रिटर्न और भी कमाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अलग से आपको दे देता है, तो आप उसको ले लेना। तो क्योंकि फिलहाल मैं प्रोजेक्ट के हिसाब से चल रहा हूँ और कोई क्वेश्चन यहाँ पर सामने नहीं है, तो मैं इसी को क्वेश्चन बना के चल रहा हूँ। प्रोजेक्ट याद है ना सर, 1 2 3 3 साल का प्रोजेक्ट था। क्या था प्रोजेक्ट? 0 1 2 3, 3 साल। इसमें इस 3 साल का क्या कहानी था कि सर हमने 500 करोड़ फर्स्ट साल में, फर्स्ट ईयर में इनफ्लो किया, सेकेंड ईयर में 400 करोड़ इनफ्लो किया और थर्ड ईयर में 600 करोड़ इनफ्लो किया। ये सब इनफ्लो है और उसके बदले में आउटफ्लो कितना था, 800 करोड़ का। याद है सर? आपका इंटरेस्ट कितने का है, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो किसी को ही मिनिमम मानेंगे, 16.5%। इससे भी ज्यादा चाहिए बट इफ नथिंग गिवन तो 16.5 को ही मानो सर। ठीक है, तो 16.5% हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाएगा। कैलकुलेटर निकालो और मुझे फटाफट बताओ। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस 500 करोड़ का प्रेजेंट वैल्यू, 400 करोड़ का प्रेजेंट वैल्यू, 600 करोड़ का प्रेजेंट वैल्यू 16.5% रेट में। बताओ सर। 16.5 divided by 100. 16.5 डिवाइडेड बाई 100 माने हो जाता है 0.165। इसके साथ प्लस कर दो 1 तो बन जाएगा 1.165। ठीक है, माने इसका क्या मतलब हुआ कि 1 टका लगाने से 1 टका 165 पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसे सिंपल मतलब। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू तो हम लोग कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो कैलकुलेटर में मारो डिवाइड और मारो एक बार इक्वल। एक बार इक्वल मारने से आपको फैक्टर आता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ इंटू करो 500 को। So 1.165 divided by 1.165 डिवाइड मार के इक्वल मारो, 1. और एक बार इक्वल मारो। 1 नहीं आएगा, मेमोरी में कुछ है शायद, देख। मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ, देखो 429 टका 18 पैसा आएगा, 500 टका का 16.5% में आज का प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या जानते हो? इसका मतलब है कि अगर मैं 16.5% रेट में मार्केट में पैसा लगाता हूँ तो 1 साल बाद मुझे 500 टका मिलेगा, मैंने बेसिकली 500 करोड़ मिलेगा। तो उसके लिए मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा जानते हो? 429 करोड़। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो 500 करोड़ मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है उसको आज का वैल्यूएशन में कितना बता सकते हैं, बिकॉज माई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16.5%। तो जो 500 करोड़ मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने का मेरे को लालच है, उसका आज का वैल्यूएशन से 429 करोड़, बिकॉज माई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16.5%। इसका मतलब ये होता है। कैलकुलेशंस डोंट वरी, कैलकुलेटर अगर अभी फंक्शन नहीं कर रहे वो मैं सिखा दूंगा। यूज कॉमर्शियल कैलकुलेटर सर, नॉट साइंटिफिक, है ना? साइंटिफिक मत लेके आना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में है नहीं। ठीक है, मैं तुमको ऐसे ही याद, मतलब आदत होना चाहिए इसलिए बोला। ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ एक बार, देखो सिंपल है। 16.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, प्लस 1, 1.165। ठीक है, इसको
हमें करना है डिवाइड, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए ना, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिवाइड करते हैं और कंपाउंड करने के लिए इंटू करते हैं। फिलहाल प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो कंपाउंड नहीं करना है, डिवाइड करेंगे। 2 बार डिवाइड मार, एक बार भी मार सकते, 2-3 बार मार। कई बार क्या होता है ना, कोई कोई कैलकुलेटर समझ नहीं पाता। 2 बार डिवाइड मार के हमें चाहिए एक बार इक्वल। क्यों? फर्स्ट ईयर का डेटा चाहिए, तो एक बार इक्वल। एक बार इक्वल में जो फैक्टर आया, नहीं आया तेरा कैलकुलेटर में, शायद कुछ फंक्शन इधर उधर। ये तो के आ गया मेमोरी, इसको हटा, के आ गया क्यों? 1.165 डिवाइड डिवाइड 1.165 डिवाइड। तो ক্যালকুলেটর একটু প্রবলেম আছে, নরমাল ক্যালকুলেটর ইউজ করিস না কেন? অরবিটের ক্যালকুলেটর গুলো বা সিটিজেন ক্যালকুলেটর ইউজ করবি। ক্যাশিওতে মাঝে মাঝে একটু কারো কারো দেখি প্রবলেম হচ্ছে। আগে বেরোচ্ছিল, ওই ম্যাম একটা কি ঠিক করে দিয়েছিল না, 1.165 ডিভাইড ডিভাইড पर इक्वल কিছু একটা এখানে জুড়ে গেছে তো। मेमोरी क्लियर किया है इसका, कुछ इसका प्रॉब्लम हो रहा है। 1.165 ডিভাইড ডিভাইড কি আসছে কেন বারবার? এটা কে চলে আসছে তো। 1.165 ডিভাইড 65 আচ্ছা আমি পরে দেখছি তো, কথা রাখা কনসেप्टটা দেখে না পরে মনে চলে আসবে, এগুলো অসুবিধা নেই। এই सबका आया रे, ये लोग सब चुपचाप बैठा है। किसका आया? सनन, शालिनी, शिल्पा, रवि, आया ना आप लोगों को? सब कुछ आ गया। प्रेजेंट वैल्यू कितना हुआ बोलो? चुपचाप बैठने से थोड़ी होगा सर। देखो 500 करोड़ इधर है, यानी 500 करोड़ मुझे एक साल बाद मिलेगा ना, ये तो हमें पता है। तो हमें, मैं क्या बोला आपको, 16.5% रेट में आप बताओ कि आज कितना चाहिए। तो हम क्या निकाला सर, 429.18। ठीक है, इसके साथ इन लोग क्या कर दिए, 500 करोड़ को इंटू कर दिए 429.18। एक और काम कर सकते हो, 16.5 डिवाइडेड बाई 100, 1.165 प्लस 1 यानी 1.165। 1 टका डालने से 1 टका 165 पैसा डिवाइड करके एक बार इक्वल मारने से 0.8583 आता है, 2 बार मारने से 0.7367 आता है। ये सेकेंड ईयर का फैक्टर है, लिख के रख सकते हो 0.736768। ठीक है, दिस इज द सेकेंड ईयर फैक्टर। ठीक है, इसके साथ इंटू करोगे 400 को। ठीक है, और एक बार मार दो इक्वल, तो आपका आ गया थर्ड ईयर का फैक्टर, माने 0.63244। ये लिख ले सर, ये फैक्टर ही आपको चाहिए बेसिकली। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी कहते हैं। 6324, 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक ले लेना। ठीक है, और इसके साथ इंटू करना है आपको 600 करोड़। तो करके मुझे बताओ कितना होता है, करके देख तो सर। इसका आ जाएगा सर 294.71 और इसका आ जाना चाहिए 379.47। কারোর এসছে? চলে আসবে চলে আসবে, ক্যালকুলেটর নিয়ে চাপ নিস না। এই নে, এটা নিয়ে নিস। এসছে তো, সিম্পল তো। অনেক সময় হয়, ওটা আমি পরে দেখছি তোর ক্যালকুলেটরে কি হয়েছে। 379.47 तीनों का ऐड करो सर, तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो। डायरेक्ट मेरे लिए तो सर, हम्म डायरेक्ट मेरे लिए तो चल रहा है। कितना वो बोलो? 1103.36, कुछ इतना ही आएगा। ये जो 3 अमाउंट है ना, ये 3 अमाउंट को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 1103.36। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो तुमको लालच आ रहा है ना कि मेरे को नेक्स्ट ईयर 500 करोड़ मिलेगा, सेकंड ईयर 400 करोड़ मिलेगा, उसके बाद मेरे को 600 करोड़ मिलेगा, तुम टोटल करके सोचो मेरे को तो 1300, 6 4 10 1500 करोड़ मिलेगा। बट एक्चुअली तुमको 1500 करोड़ नहीं मिलेगा, 16.5% डिस्काउंट भी है। क्या 16.5% डिस्काउंट भी है? डिस्काउंट मैंने समझते हो कि तुमको तो 16.5% तो तुम्हारा चला जाएगा, तो उस रेट में तुम्हारा इन्फ्लेशन से एक तरह का,
तुमको 16.5% इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। सब कुछ एडजस्ट करके तुमको एक्चुअली मिल रहा है 1103 करोड़, जो आज के डेट में। देखो जब तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तुमको पैसा मिलेगा कल, लेकिन अगर तुम कल को आज से फील कर सकते हो तभी जाके तुम्हारा डिसीजन सही होगा, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में रिटर्न का कॉस्ट है, ठीक है, 3 साल बाद का प्रोबेबिलिटी है, कोई पैसा मार के भी जा सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, मेनली इन्फ्लेशन रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सब कुछ एडजस्ट करके आपको इनकम करना है। तो 1103 आपका एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू होता है, यहां से तुमको माइनस करना चाहिए 800, ये 800 करोड़ माइनस कर, ये 800 करोड़ को क्या बोलते हैं, दिस इज आई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये आपका, दिस 800 करोड़ इज नोन एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो प्रेजेंट वैल्यू से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करो, प्रेजेंट वैल्यू से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करो, कितना होता है 303.36 करोड़। दिस इज योर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, क्या प्रोजेक्ट लेना चाहिए? द आंसर इज यस। क्यों? पॉजिटिव आया, अगर 1% भी आता ना तो भी ले लेते, क्योंकि एनपीवी हमें पॉजिटिव रिजल्ट में ही हाँ बोल देता है। मैंने इतना मेहनत करने के बाद अगर 1% भी पॉजिटिव है तो चलो हाँ बोलते हैं। और रियल लाइफ में कौन 1% के लिए जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे और मानो कि 1 रुपी पॉजिटिव आता है, यस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, लॉस तो नहीं है ना आपका, लॉस नहीं है ना, तो 1% भी आता है तो इट्स ओके, क्योंकि आपने सारा कैलकुलेशन करके आपका प्रोजेक्ट पॉजिटिव आ रहा है। वो अलग बात कि जब आपको चूज करना हो तब आप चूज नहीं करोगे, लेकिन आपको एनालिसिस देना पड़ेगा, तो एनालिसिस में आप वही बोलोगे कि द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। समझ में आया? क्या लिखोगे? चलो मैं लिखा देता हूँ, सिंस NPV is positive, since NPV is positive, since NPV is positive, the project is expected to create shareholders wealth and therefore viable माने accepted, ठीक है। क्योंकि ये जो 303 करोड़ आया ना सर, ये 303 करोड़ में मेरा क्या होगा, ओवरऑल मेरा बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर 303 करोड़ में मेरा बिजनेस का वैल्यू बढ़ता है तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर को भी पॉजिटिव जाएगा। तो अगर जो प्रोजेक्ट लेके मेरा बिजनेस में पॉजिटिविटी आता है, उस प्रोजेक्ट में मेरा शेयर होल्डर्स का वेल्थ ग्रो होता है, और अगर शेयर होल्डर्स का वेल्थ ग्रो होता है तो हमको प्रोजेक्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है। समझ में आया सर? इसको अगर थोड़ा सा, ये तो मैंने रफली आपको दिखाया समझाने के लिए, इसको अगर थोड़ा तरीके से करना हो तो कैसे करोगे? एग्जाम में तो थोड़ा तरीका यूज करना चाहिए ना, तो ऐसा करना सर, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी फॉर्मेट के हिसाब से कैसे करते हैं। ऐसे फाइनेंस का कोई फॉर्मेट नहीं होता, बट फिर भी ऐसा प्रेजेंटेशन करो ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। एक ईयर्स का कॉलम देना, एक एनसीएफ का कॉलम देना, एक प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का कॉलम देना एट द रेट 16.5%। हम लोग सब जानते हैं, बस मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट 16.5%, वी नो दैट ना क्या होता है। ईयर्स 1 2 3, एनसीएफ कितना है, नेट कैश फ्लो 500 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वो जो कैलकुलेट कर करके निकाले थे तीनों, तो तीनों को पुट कर दो। पहला वाला का क्या था, 0.8588, और डिजिट पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेना सर। सेकेंड वाला ले लेना 0.7368, कहाँ से ले रहा हूँ समझ में आया ना? फिर से दिखा दे रहा हूँ सर, 1.165 डिवाइड, एक बार इक्वल मारने से फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड बार मारने से सेकेंड फैक्टर, थर्ड ईयर का मारने से थर्ड फैक्टर, इस तरह से आ रहा है। एकदम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों का टाइम वैल्यू ऑफ मनी वीक है, मेरे से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास का लिंक लो और टीबीएम को पूरा छान मारो, आपका कैलकुलेशंस में ना एकदम हाथ चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली
फाइनेंस के स्पेशली कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे पेपर टॉपिक में अगर आपका टीबीएम स्ट्रांग नहीं है आप फंस जाओगे, और एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है, ठीक है, तो आपको कॉमर्शियल कैलकुलेटर में ही करना पड़ेगा। 0.6324 बस इंटू कर दो और पुट कर दो। ऑलरेडी यू नो दैट 429 पॉइंट कितना था 18, सेकेंड वाला कितना है 294.72, थर्ड वाला कितना है 379.47 ना, तीनों को टोटल करके कितना आ गया था 1103.56 और 36 कुछ आया था, ठीक है, थोड़ा बहुत डिजिट में इधर उधर हो सकता है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू पीवी। हाँ, फिर पीवी से क्या करोगे आई माइनस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको कर दो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना हो गया 800 करोड़। 800 करोड़ माइनस होने के बाद क्या बचा 303.36, दिस इज कॉल्ड एनपीवी, ठीक है। आंसर आपने पहले ही देख लिया था, बट ये है आंसर को दिखाने का तरीका, 2 नंबर 3 नंबर रहता है, एक एनपीवी कैलकुलेट के पीछे मिल जाएगा आपको, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। आज और मैं नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बाकी कॉन्सेप्ट के साथ एनपीवी का आइडिया ले लिया आपने, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एनपीवी के साथ साथ एनपीवी का भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसके बाद पीआई आईआरआर पेबैक पीरियड एक एक करके सारा पॉइंट डिस्कवर करूंगा। तो आज के क्लास में क्या समझ के जा रहे हो, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, केडी और केई में रिलेशनशिप कैसे होते हैं, केडी में टैक्स शीट क्यों जनरेट होता है, एज वेल एज इन नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू से एक प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, बहुत सारा चीज जान के जा रहे हो सर। घर में जाके जरूर रिवाइज करना, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एज सच कुछ नहीं दे रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए ठीक है मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, आप लोग घर पे ट्राई करके लेके आए। नेक्स्ट क्लास में बाकी मेथड करने के बाद कैपिटल बजटिंग में और भी चीजें प्रैक्टिस हो, ठीक है। और देखता हूँ सर एक एक्स्ट्रा क्लास शायद कैपिटल बजटिंग में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे ही ऐड करूंगा मैं बताऊंगा, नहीं या तो दिस वीक में या तो नेक्स्ट वीक से ऐड, ठीक है। थैंक यू सर। স্যার हाँ बोलो सर। স্যার বলছিলাম এই ক্যালকুলেশনটা স্যার একবার বলবেন कौन कैलकुलेशन है এই बाबू? টিভিআইবি @16.5 এই তো বারবার তো ওটাই দেখাচ্ছি, ক্যালকুলেটর নে 1.165 কি করে এলো 16.5% আমার কি আছে 16.5% আমার কেসি কেসি, ঠিক আছে, এটাকে আমি রেকর্ড রেট হুম অফ রিটার্ন ভেবেছি, তাহলে 16.5 হুম দিয়ে ডিভাইড কর 100 দিয়ে কত হয় 0.165, মানে এটা হচ্ছে আমরা এটা সুদটা, এটার সাথে 1 টাকা অ্যাড কর, 1 টাকাটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা মানে আসলটা, ঠিক আছে। এবার আচ্ছা এটাকে হুম আমাকে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে যেতে হবে, তাহলে আমি ডিভাইড করব, ঠিক আছে, ক্যালকুলেটর দুবার ডিভাইড মার দিয়ে ইকুয়াল মার, একবার একবার ইকুয়াল বা দুবার মারলে একবার, অনেক সময় একবারে না এলে দুবার মারতে হয়, একবার ইকুয়াল মার খালি চলে আসবে, ডিভাইড করলেই হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ডিভাইড করলেই হয়ে যাবে, অত ফর্মুলা আচ্ছা মনে আচ্ছা রাখার দরকার নেই, ঠিক আছে, আচ্ছা অত হুম ফর্মুলা মনে রাখার दरकार नहीं, एग्जाम में এত टाइम पाबी ना प्रोफेशनल लेवल है, ठीक है, प्रोफेशनल হুম लेवल में इतना फॉर्मूला याद रख के कोई नहीं जाता सर। अगर आपको बेसिक आइडिया है जो जो चीजें बिना फॉर्मूला का हो सकता है वो बिना फॉर्मूला का जाओ, और जहां पर एकदम फॉर्मूला के बिना नहीं चलेगा सिर्फ वहां फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। मैक्सिमम केस में तो बिना फॉर्मूला का ही हो जाएगा, एक आध केस में फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। হুম तो इस तरह से अब एक बार इक्वल से फर्स्ट फैक्टर आ गया, 2 बार करने से सेकंड फैक्टर, 3 बार थर्ड फैक्टर, जितना चल रहा इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। আচ্ছা अच्छा मैं আচ্ছা एक चीज समझ पा रहा हूँ, बहुत लोगों का ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी इश्यूज हो रहा है, मैं आप लोगों को হ্যাঁ ना टीबीएम का प्लेलिस्ट शेयर करता हूँ, ठीक है। ওকে इट्स माय रिक्वेस्ट एज वेल एज माय ऑर्डर कि आप लोग ना घर पे 4-5 क्लास होगा टीबीएम का, प्लीज एक बार छान मारो, आपको फाइनेंस का भी बहुत सारा आइडिया मिलेगा टीबीएम के क्लास में, सो ওকে डोंट मिस इट, हाँ एक बार कर लो, कैलकुलेशंस पूरा হুম याद आ जाएगा, और एक एग्जाम में अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी देता है ना आप फिर भी कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इट्स माय হুম रिक्वेस्ट। ऐसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी नॉर्मली सिलेबस में बहुत लोगों का नहीं है, ठीक है ना, तो सीए के सिलेबस में तो बिल्कुल नहीं है, वो फाउंडेशन में चला गया, सीएस के सिलेबस में हल्का फुल्का है, और सीएमए के सिलेबस में भी लिटिल बिट, मैंने सिलेबस वाइज नहीं है, लेकिन बेसिकली ये फंडा है, इसके बिना अंडा नहीं देगा, ठीक है। ওকে चलो ठीक है सर, थैंक यू, बाय सर, गुड नाइट सर, বাই बाय सर, Bye, sir. Good night, बाय sir. सर, टाटा सर, Hi, sir. बोलो सर।
হ্যাঁ হ্যাঁ